अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 15 अप्रैल 2022 है और सुबह का वक्त है। इस वक्त की जो क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इंफॉर्मेशन और मेरा एनालिसिस है वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो में लैंड कर रहे हैं तो मैं आपको मुख्तसर अपना तारुफ करवा देता हूँ। मेरा नाम मुकद्दस पाटा है और मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट अपनी इस तरह की जो मेरी रूटीन की क्रिप्टो न्यूज़ बुलेटिन है उसमें मैं क्रिप्टो मार्केट के हवाले से आपको रिपोर्टिंग करता हूँ। मेरी आपने किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी एनालिसिस को, रिपोर्टिंग को आपने फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना। आपने कोई भी आपने फाइनेंशियल स्टेप्स लेने हैं तो किसी क्वालिफाइड पर्सन के साथ आपने कांटेक्ट करना है या खुद मार्केट को स्टडी करें। इस हवाले से एजुकेशनल वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। मुख्तलिफ जो क्रिप्टो मार्केट से रेलिवेंट एप्लीकेशंस हैं उनको स्टडी, क्रिप्टो करेंसीज की जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में मैं आपको एजुकेट करता रहता हूँ। लेकिन आपने उसको फाइनेंशियल एडवाइस लेना है। आपने खुद अपने आप को एजुकेट करके फिर आपने इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लेना। आज की क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बीटीसी की तरफ मैं देख रहा था तो बीटीसी अभी फिलहाल जब से ये अप्रैल का महीना आया, बीटीसी जो है वो थोड़ा, मतलब आपको फील हो रहा है कि अभी भी बैरिश है। 47,000 से आहिस्ता 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 क्रैश होता हुआ इस वक्त 40,500 के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। इससे नीचे पता नहीं जाएगा कि नहीं, क्योंकि जितना नीचे जाता जाएगा इस वक्त दो मार्केट के बिग वेल जो हैं वो इंतजार में है कि जैसी मार्केट मजीद नीचे क्रैश करती है वो मजीद बाय कर लेते हैं। टेरा लूना जो है वो ऑलमोस्ट हर रोज 100 मिलियन का बीटीसी बाय करता है और इसी तरह माइकल सेलर जो है वो भी वेट कर रहा है, जितना नीचे क्रैश करता है वो नीचे से बाय करते हैं। अच्छा, इस हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो इन्वेस्टर का बिहेवियर है वो आपको बताना चाहता हूँ क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। मेरे से कुछ लोग बहुत पूछते हैं कि सर हमें ना इन्वेस्टमेंट की कोई टिप्स दें। देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर आपकी पॉकेट में करोड़ रुपए से ज्यादा है, 1 2 4 करोड़ है जो आपने क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना है, और अगर आपका माइंड है कि आपने उसको 5 साल 10 साल के लिए होल्ड भी कर सकते हैं, तो मेरी आपको रिकमेंडेशन है ये है कि आपने उसका अच्छा खासा जो परसेंटेज है, मोर देन 50% आपने बीटीसी में लाजमी डालना। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट करोड़ों में नहीं लाखों में है तो फिर मैं आपको बीटीसी की बजाय मैं आपको लेयर वन जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे इथीरियम है, जैसे पोल्का डाट है, जैसे सोलाना है, जैसे टेरा लूना है, जैसे एवलॉन्च है, इस तरह के जितने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ब्लॉकचेन्स हैं उनमें आप, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट लाखों की है और आपने एक लेयर वन प्रोजेक्ट के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपने अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर देना। ठीक है, और इस वक्त मार्केट चूंकि काफ़ी नीचे है, आप अगर इस तरह डाइवर्सिफाई कर देंगे और 3 4 5 साल का आप वेट करें तो आपको अच्छा खासा पंप उसमें नजर आएगा। इसी तरह फिर उसके अंदर जो उन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो ब्लॉकचेन्स हैं उनके ऊपर अपने डेक्सेस हैं, गेमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, आप उनके लिए अलग अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर सकते हैं। मैं दूसरे लफ्जों में आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट हज़ारों की है तो फिर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करने की बजाय आप ये जो गेमिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि इसमें आप पार्टिसिपेट करके या इस तरह जो लॉन्च पैड पे लॉन्च होने वाले स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट करके जो है अच्छा खासा गेन कर सकते हैं। लेकिन वो रिस्की होता है, उसमें अगर गेन ज़्यादा है तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अर्ली प्रोजेक्ट के ऊपर और बाद में अगर वो प्रोजेक्ट डेवलप नहीं होता है तो आपके लिए मसला हो सकता है। अच्छा, अगली न्यूज़ है जी, कल से आज तक एक्सआरपी को लेकर के अच्छा खासा मार्केट में उसकी जो कम्युनिटी है वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे डोज कोइन की कम्युनिटी, जैसे शिबा की कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसी तरह एक्सआरपी की कम्युनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये अमेरिकी इंतजामिया की तरफ से एक न्यूज़ आई है। उनका जो फेडरल रिजर्व है, जिसको आप आम अंदाज में समझने के लिए यूँ समझ लें कि अमेरिका का वफाकी वजारत ख़जाना, उनका जो उन्होंने वाइस चेयर पर्सन जो रखा है वो साबका रिपल का एडवाइज़र रहा है। 2015 से 2017 तक उसने रिपल जो कि एक्सआरपी की बैक पे जो कंपनी है उसमें उसने काम किया। तो मार्केट में जो उसकी कम्युनिटी है वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही है कि शायद एक्सआरपी की प्राइस जो है वो पंप करे, क्योंकि एक्सआरपी और जो अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है उसके दरमियान आपको पता है एक फड्डा चल रहा है। तो अगर अमेरिकी इंतजामिया की एक की पोजीशन में रिपल का कोई एक्सपोर्टर, एक साबका पर्सन अगर वो चला जाता है तो शायद एक्सआरपी के हवाले से कुछ इस तरह अपडेट्स हों जिससे एक्सआरपी का जो केस है वो स्ट्रांग हो और जो एसईसी है वो एक्सआरपी की जान छोड़े। लेकिन मैं वॉच कर रहा था कि इस वक्त एक्सआरपी के अगर चार्ट पे नजर डालें तो एक्सआरपी अपनी इस वक्त स्ट्रॉन्ग
उस प्राइस रेंज के अंदर है जहां कई बार XRP स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर भी काम करता रहा, और जब कभी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो वहां पे एज अ सपोर्ट भी काम करता रहा। ये देखें अभी भी कल भी इसी तरह हुआ, इसी खास प्राइस के ऊपर तकरीबन 80 सेंट के ऊपर कल भी प्राइस जो गई उससे मार्केट फिर डंप हो गई, अभी फिर दोबारा उसी को रेजिस्टेंस बना के उसी के ऊपर ट्रेड हो रही है। इससे पीछे भी अगर आप देखें तो ये देखें जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर प्राइस गई तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आई, फिर नीचे ये देखें मुसलसल ये वाली जो सारी प्राइस रेंज है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यानी 80 सेंट की जो प्राइस है ये अच्छी खासी बायर और ट्रेडर के दरमियान एक एक तरह का जंग का मैदान है जहां पे ट्रेडर्स और बायर जो है अपनी बड़ी बड़ी ट्रेड्स लगा के बैठे होते हैं। तो इधर पीछे सारा इसका आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। अगर आप ओवरऑल देखें तो ये खास प्राइस रेंज के अंदर जो है XRP जो ट्रेड हो रही है जैसे मीम कोइन है उसी की तरह के जब तक कोई इवेंट नहीं आता तो साइडवेज उसकी प्राइस मूव हो रही होती है खास प्राइस रेंज के अंदर, और जैसे कोई इवेंट आता है तो वो पंप होता है, इवेंट का असर खत्म होता है, इवेंट फेड आउट होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता डंप करना शुरू हो जाता है। तो XRP भी बिल्कुल इसी तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा, मीम कोइन की मैं बात कर रहा था, डोज कोइन के हवाले से आपको कल भी अपडेट किया कि इलन मस्क ने ऑफर करवाई है ट्विटर को कि वो अगर चाहें सारे स्टेक होल्डर्स को 18% प्रीमियम पे उनके सारे शेयर जो है वो बाय करके तो ट्विटर को वो एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं। अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि उन्होंने जो ट्विटर है उनके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उनकी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उन्होंने फिलहाल रिपोर्ट्स ये है कि इलन मस्क की इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। आगे की क्या डेवलपमेंट होती है इसका ताल्लुक डोज कोइन की प्राइस के साथ बहुत ज़्यादा लिंक है, लेकिन मुख्तसर ये है और ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये रोबन हुड एक एप्लीकेशन है, पिछले कई वीडियोस में मैं अपडेट करता आ रहा हूँ। तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा उनके यूज़र्स हैं जो क्रिप्टो बाइंग सेलिंग वगैरह करते हैं, और जब कभी ये इतना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, जब कभी ये किसी भी क्रिप्टो करेंसी की लिस्टिंग करता है अपने यूजर्स को बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देता है, उसकी प्राइस अच्छी खासी पंप करती है। ये 3-4 दिन पहले की बात है, शिबा को जैसे ही इन्होंने लिस्ट किया शिबा की प्राइस अच्छी खासी मेरा ख्याल है 30-35% पंप किया इस न्यूज़ के बाद। तो इनका डोज कोइन के हवाले से एक ट्वीट आई है, एक थ्रेड है जिसमें उन्होंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। कहना वो ये चाह रहे हैं कि उनकी नज़र में डोज कोइन जो है वो इंटरनेट ऑफ मनी बन सकता है और डोज कोइन जो है एज अ पेमेंट मेथड यूज़ हो सकता है अगर छोटी मोटी वो डेवलपमेंट करे। डेवलपमेंट्स क्या है वो कह रहे हैं कि इस वक्त अगर आपने डोज कोइन को एक ऐसे इंटरनेट ऑफ मनी बनाना है यानी ट्विटर या इस तरह के और किसी ऑनलाइन पेमेंट मेथड के तौर पे यूज़ करना है, किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे एज अ पेमेंट मेथड यूज़ करना है, तो उसके लिए ये जो इसकी ब्लॉक टाइमिंग है इस वक्त जो ब्लॉक का साइज है एक ब्लॉक जिसके अंदर ट्रांजैक्शन सेव होके वो ब्लॉकचेन के अंदर ऐड होता है, उस ब्लॉक का साइज 1 MB है। हर 1 मिनट में एक नया डोज कोइन की ब्लॉकचेन के अंदर नया ब्लॉक ऐड होता है तकरीबन, जिसमें 40 के करीब ट्रांजैक्शन ऐड होती हैं। एक ब्लॉक के अंदर 40 के करीब ट्रांजैक्शन 1 मिनट में ऐड होता है और 1 MB उसकी स्पेस होती है। इनका मानना यह है कि अगर इसको बढ़ा के 1 GB एक ब्लॉक का साइज 1 GB कर दिया जाए तो उससे एक तो फीस भी कम हो जाएगी और ट्रांजैक्शन स्पीड को भी ये कह रहे हैं कि कम से कम करें, यानी ट्रांजैक्शन स्पीड ये जो 1 मिनट में एक नया ब्लॉक ऐड होता है उसको वो कह रहे हैं कि सेकंड्स तक ले जाएं। जितना आप ट्रांजैक्शन स्पीड ज़्यादा प्रोसेस करेंगे उतना ही उसका यूजेबिलिटी जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। ठीक है, अच्छा अगर हम इसकी चार्ट में नज़र डालें तो वही एक प्राइस रेंज जो पीछे मैंने महीनों पहले ड्रॉ की थी कि आप डोज कोइन की प्राइस जो है इसी खास प्राइस रेंज में आपको ट्रेड होती हुई नजर आएगी। तो अगर आपने इस प्राइस रेंज के अंदर कोई बेनिफिट उठाना है तो आप इस पे ग्रिड बॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। ग्रिड बॉट ट्रेडिंग के बारे में मैं वैसे तो बहुत टॉक कर चुका हूँ। देखिए मेरी बात सुने, जो ट्रेडिंग है आमतौर पे जो स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग की निस्बत मेरी नज़र में ग्रिड बॉट ट्रेडिंग ज़्यादा बेनिफिट में है, क्योंकि आपने टोकन्स तो होल्ड किए होते हैं तो उस होल्ड करने के दौरान अप और डाउन और मार्केट की जो वोलेटिलिटी है ग्रिड बॉट ट्रेडिंग उसमें भी आपको पैसा जनरेट करती हैं। नॉर्मली अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं टोकन बाय करके तो रख लेते हैं, आपको बेनिफिट तो उसी सूरत में होगा अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो उस प्राइस से जिस प्राइस में आपने बाय किया उस प्राइस से ऊपर जाएगी तो बेनिफिट होगा। ग्रिड बॉट ट्रेडिंग में क्या है कि प्राइस ऊपर जाएगी तो आपको बेनिफिट होगा, लेकिन अगर फिर नीचे आएगी तो फिर नीचे से बाय ऑर्डर लगेंगे, फिर ऊपर जाएगी तो मजीद। तो मतलब ग्रिड बॉट ट्रेडिंग यूं समझ लें कि स्पॉट ट्रेडिंग को अपने स्पॉट ट्रेडिंग में अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करने का एक मेथड है।
और इस पे कोई इंटरेस्ट वगैरह भी नहीं है, कोई सूद वगैरह भी नहीं है। आप जितनी देर चाहे मर्जी आप पोजीशंस को होल्ड करें, साल साल 2-2 साल भी करें। जो ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म है जो ग्रिड बार ट्रेडिंग की ऑप्शन देते हैं, उन्होंने कोई एक्सपायरी टाइम नहीं रखा होता। तो इस तरह की जो साइड मूविंग क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, उनको आप इस तरह कर सकते हैं। ये एक मसारी एक एसेट के को स्टडी करने वाली एक रिसर्च कंपनी है मिसारी। इन्होंने एवलांच के ऊपर एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की है। मैं चाह रहा था कि आपको इस हवाले से अपडेट कर दूं। उनका कहना यह है कि ये जो नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होगा अगला इस साल का, आइंदा चंद माह के अंदर एवलांच के ऊपर एक अपग्रेड होनी है एप्रिकॉट के नाम पे। उस अपग्रेड के बाद जो एवलांच है एक स्ट्रॉन्ग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ब्लॉकचेन बन जाएगा। इस वक्त जितनी भी कंपीटेटर्स हैं, इथेरियम, सोलाना, इस तरह के सारे ब्लॉकचेन में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो इनका मानना ये है कि एवलांच की प्राइस आइंदा चंद माह के अंदर अंदर अच्छा खासा पंप कर सकती है। मैं चार्ट पे इसकी नज़र डाल रहा था इसके ऊपर, तो इसकी जो ऑल टाइम हाई बनी है वो बनी है एक $150 तक इसकी ऑल टाइम हाई बनी है। और इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन $77, मतलब ये अच्छा खासा सस्ता टोकन है अगर किसी ने बाय करना है, ये कॉइन अगर बाय करना है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये प्रोजेक्ट जो है तो मेरा ख्याल है सितंबर 2020 में इन्होंने अपना मेन नेट लॉन्च किया था। 2-3 साल के अंदर अंदर ही इसको अच्छा खासा पंप मिला है। आज से तकरीबन 1 साल पहले जनवरी 2021 में, जनवरी पिछले साल 2021 में ये $2, $3, $4 पे ट्रेड हो रहा था। उसके बाद एकदम पिछले साल जब सारी मार्केट ने बूम पकड़ा तो इसको भी अच्छा खासा पंप आया। अप्रैल के महीने में ही ये इसने अच्छा खासा जो है पंप किया। ये देखिए सॉरी, फरवरी के महीने में अच्छी खासी इसकी प्राइस $3 से 60-62 पे चलेगी। फिर उसके बाद नीचे क्रैश हुई और फिर ये जो पीछे नवंबर में दोबारा बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया 69,000। उस दौरान एवेलॉन्च ने भी अपना $150 अपना ऑल टाइम हाई बनाया और इस वक्त लोएस्ट प्राइस पे है। अगर आप इसको बाय करना चाहें तो आप अच्छी तरह इसको स्टडी करके तो आप इस हवाले से कोई डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। अच्छा जी, कार्डानो के हवाले से एक अपडेट है जो कि कार्डानो के फाउंडर चार्ल्स हॉस्किंसन, उन्होंने ये एक विंग राइडर्स नाम की एक डेक्स है उसको अप्रिशिएट किया उस ट्वीट करके कि जो विंग राइडर्स है उनको सपोर्ट किया हुआ। इनका कहना यह है कि विंग राइडर इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग डेक्सेस टू लॉन्च ऑन कार्डानो एंड नाउ दे आर ब्रिंगिंग स्टेबल कॉइन्स। इसका मतलब यह है कि कार्डानो के ऊपर ये विंग राइडर जो डेक्स है ये कार्डानो की ब्लॉकचेन के ऊपर स्टेबल कॉइन्स ला रही हैं। कौन से मार्केट में पॉपुलर स्टेबल कॉइन्स है? यूएसडीटी, यूएसडीसी, इस तरह के जो ब्लॉकचेन्स है। आपको ये मैं बताता चलूं कि इस वक्त जो मार्केट में सबसे पॉपुलर स्टेबल कॉइन है जिसको मैं बार बार शेडी का वर्ड यूज करता हूं, जो जहां मैं आपको रिकमेंड नहीं करता फंड्स को सेव करना, वो यूएसडीटी है, यानी टेथर का जो टोकन है यूएसडीटी। और आपके लिए ये बड़ी दिलचस्प इंफॉर्मेशन है कि जब सबसे पहले स्टेबल कॉइन ये यूएसडीटी लॉन्च किया गया टेथर कॉइन का, ये बीटीसी की ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च किया गया, ओमनी प्रोटोकॉल के ऊपर। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वहां से शिफ्ट होते टेथर जो है उसने जो दीगर ब्लॉकचेन है वहां भी अपने टोकन इशू करना शुरू कर दिए। उसके बाद ये गया इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर, वहां पे इसको बड़ी पॉपुलैरिटी मिली। इथीरियम का ERC20 आप अक्सर जब विड्रॉ करवाते हैं, डिपॉजिट करते हैं तो आपको नेटवर्क टाइप नजर आता है ना ERC20, वो इथीरियम के ऊपर लॉन्च होने वाला टोकन है। अगर आप ओमनी आपको नजर आता है तो बीटीसी के ऊपर जो ओमनी लेयर है, प्रोटोकॉल है, उसके ऊपर है। इसके बाद इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त सबसे ज्यादा जो स्टेबल कॉइन किसी ब्लॉकचेन के ऊपर है तो वो ट्रॉन के ऊपर है। अक्सर आप TRC20 देखते हैं, उसकी वजह यह है कि TRC20 के जरिए यानी ट्रॉन के जरिए अगर आप यूएसडीटी डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ लेते हैं तो सिर्फ $1 ट्रांजैक्शन फीस है। अगर आप किसी और ब्लॉकचेन के थ्रू अगर उसको लेते हैं तो उसकी जो ट्रांजैक्शन फीस है, जो आपकी पेमेंट सेटलमेंट है, उसकी जो ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन फीस उस वक्त होगी, उस हिसाब से आपको वो फीस चार्ज होगी। तो इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रॉन ने मेरा ख्याल है मोर देन $40 बिलियन का जो यूएसडीटी है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर मिंट किया हुआ है, जो यूजर्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कुछ न्यूज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करके आज के बुलेटिन को एंड करूंगा। कजाकिस्तान आपको पता है कि माइनिंग के मामले में मेरा ख्याल है दूसरा या तीसरा बड़ा मुल्क है जहां बिटकॉइन की हैश रेट सबसे ज्यादा है। वहां पे वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अब जो माइनर्स हैं उनसे जो बिजली की कास्ट है उसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चार्ज करने का इरादा किया है। अब वो कहते हैं जी कि अगर आप हमसे बिजली लेते हैं और जब बिजली लेके आप जब बीटीसी माइन करते हैं या कोई और क्रिप्टो करेंसी माइन करते हैं तो उस जिस क्रिप्टो करेंसी को आप माइन करते हैं
उसकी प्राइस की वैल्यूएशन से, यानी अगर तो बीटीसी की प्राइस जो है वो पंप हो रही है तो उस हिसाब से हम आपसे टैक्स भी ज्यादा लेंगे। यानी अब वो टैक्स को जिस कॉइन की माइनिंग करनी है उसकी प्राइस के साथ को रिलेट कर रहे हैं। प्राइस अप जाएगी तो टैक्स भी वो ज्यादा कर देंगे, प्राइस डाउन रहेगी तो फिर वो ज़ाहिरी बात है टैक्स में थोड़ा रिलीफ देंगे। ये एक तरह का डिफरेंट किस्म का आइडिया वो कजाकिस्तान की गवर्नमेंट उसके ऊपर काम कर रही है। लेट्स सी कि क्या अपडेट आती है इस हवाले से, अगर कोई आएगी तो मैं आपके साथ अपडेट करूंगा लाजमी। अच्छा जी, ये चेन एनालिसिस रिसर्च कंपनी है क्रिप्टो मार्केट की, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं और बहुत से इदारे, बहुत सी कंट्रीज, बहुत से क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जो हैं इनके एनालिसिस रिपोर्ट्स को लेकर के अपने मामलात को मैनेज करते हैं। इनकी रिपोर्ट है वो मैं चाह रहा था आपके साथ शेयर करूं। इनकी रिपोर्ट के मतलब इन्होंने हैकिंग से, जो क्रिप्टो मार्केट की में हैकिंग होती है उसकी रिपोर्ट इशू की है। पिछले साल सबसे ज्यादा क्रिप्टो मार्केट में हैकिंग हुई, तकरीबन $3 अरब से ज्यादा सिर्फ एक साल के अंदर क्रिप्टो मार्केट में हैकिंग हुई है। अब हैकिंग के दो मुख्तलिफ एरियाज थे और सबसे ज्यादा जो हैकिंग हुई है, ये आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है, जो DeFi क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा पिछले साल में हैकिंग हुई है। साबका जो हैकिंग होती रही हैं वो एक्सचेंजेस में होती रही हैं, वो प्राइवेट लोगों के जो वॉलेट्स हैं उनके सीड फ्रेजेस जो है वो हैकिंग वगैरह करते रहे हैं। लेकिन पिछले साल से ये जो ट्रेंड है, क्योंकि पिछले साल से क्रिप्टो मार्केट में नए नए प्रोजेक्ट्स भी बहुत ज्यादा लॉन्च हुए, तो जब नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं उनके कोड के अंदर जो कमी बेशी रह जाती है, उनकी सिक्योरिटीज में जहां कहीं लूप होल्स होते हैं, तो ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, जो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, जो जिनका जो जो क्रिमिनल माइंड रखने वाले हैं, वो लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। और इस साल अभी जब मेरा ख्याल है फर्स्ट क्वार्टर है और फर्स्ट क्वार्टर का ये आखिरी महीना है, उसमें अभी तक तकरीबन क्रिप्टो मार्केट में 1.3-1.4 बिलियन अभी तक हैक हो चुका है और अभी पूरा साल पड़ा हुआ। ठीक है, तो ये ज्यादातर जो हुई है अभी तक, जो ज्यादातर हैकिंग हुई है ये DeFi प्रोजेक्ट्स के ऊपर हुई है। ये पिछले दिनों जो रोनन की हैकिंग हुई है, तकरीबन मोर देन 600 मिलियन की सिर्फ एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर जो हैकिंग हुई है। कल के बुलेटिन में शायद मैंने आपको बताया कि वो हैकिंग भी अमेरिका की जो FBI है उनका कहना यह है कि नॉर्थ कोरिया के जो हैकर्स हैं उन्होंने हैक किया है। और उसके अलावा ये आप देख रहे हैं 2021-2022 में ये ट्रेंड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये मैं एक दूसरे लफ्जों में आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आपने अपने फंड्स की सिक्योरिटी, मेरे दोस्तों भाइयों, आपने खुद करनी है। एक चीज मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बताता चलूँ, मेरे अपने नाम और इस तरह की जितनी क्रिप्टो से रेलिवेंट शख्सियात हैं, अगर उनको कुछ लोग थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं तो जो स्कैमर्स हैं, जो हैकर्स हैं, उनके नाम पे अकाउंट बनाते हैं, फेक अकाउंट बनाते हैं और लोगों के साथ कांटेक्ट करते हैं, जी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, हम आपकी इन्वेस्टमेंट आपको डबल करके देंगे, या इस तरह के और मुख्तलिफ तरीके हरबे इस्तेमाल करते हैं। जो मासूम लोग हैं वो यही समझते हैं कि शायद ये वही पर्सनैलिटी है जिसको हम फॉलो करते हैं। वो जैसे जैसे हैकर उनको कहते हैं वो वैसे वैसे स्टेप को फॉलो करते हैं और एट द एंड वो पैसे अपने खो बैठते हैं, और जब वो उनका नुकसान हो जाता है उसके बाद वो उस पर्सनैलिटी के पीछे बढ़ जाते हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है, कभी मुझे फेसबुक, कभी पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग जब पैसे बेचारे अपने हैक करवा के, चोरी करवा के, लुट फुट के, तो फिर असल बंदे को ढूंढने की कोशिश, फिर मेरे पास आते हैं, मेरे आगे वो रोना धोना करते हैं कि ये हुआ। कई तो ये तक कहते हैं जी आपने किया, ये आपके टीम मेंबर ने किया। कुछ खौफे खुदा करें, ये नीचे भी मेरी वीडियो के नीचे भी मुसलसल मैंने मेंशन किया हुआ है। मेरा नहीं, मुझे नहीं पता दूसरी पर्सनैलिटीज करती हैं या नहीं, लेकिन मेरा इस मामले में कंसर्न है। आप लोगों की मासूमियत के बारे का मुझे अंदाजा है, इसके बावजूद मैं हर वीडियो के नीचे ये पट्टी लगाता हूँ कि आपने कोई बंदा भी इल्म आलिम, इवन मैं जेन्युइन बंदा भी आपसे कहूँ ना यार मुझे को पैसे दें मैं आपको डबल करके दूं, तो आपने समझना है ये बंदा फ्रॉड कर। ठीक है, कोई क्रिप्टो मार्केट में आपने किसी को अपना पैसा नहीं दिया, खुद अंडरस्टैंड करके मार्केट में तो फिर इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा जी, विटालिक बटरन को, ये एक छोटा सा मुल्क है, तकरीबन 1.25 लाख की उसकी आबादी है, मोन्टेगनरो, इन्होंने विटालिक बटरन को सिटीजनशिप दी है। पिछले दिनों इन्होंने अपने मुल्क में एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस थी, उधर विटालिक बटरन गया, उसको या इन्होंने अपना पासपोर्ट दिया। अब इनका इरादा यह है कि बिटकॉइन को अब एक थोड़ा सा क्रिप्टो मार्केट हब बनाया अपने मुल्क को। छोटा सा मुल्क है और उनकी अप्रोच देखे इस टेक्नोलॉजी के हवाले से। और हमारे यहाँ जो सियासी दंगा मुश्ती है वही ख़त्म नहीं होती, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आपके सामने है। वैसे तो एक चीज़ पाकिस्तानियों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि इस सियासी जो दंगल है इसके अंदर अवाम को थोड़ा सा वक्ती तौर पर रिलीफ मिल रहा है। कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा है जो ओगरा की
रिपोर्ट थी कि वो पेट्रोल की प्राइसेस वगैरह बढ़ाएंगी, पेट्रोलियम मसनूआत की, वो अब नहीं बढ़ाएंगे। नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरे लफ्ज़ों में ये जो एक्स्ट्रा बोझ है सब्सिडीज की सूरत में, वो कर्जे लेके, मजीद कर्जे लेके करेंगे, तो वो भी कभी ना कभी तो अवाम ने पे करना ही करना। तो ये अपनी पॉपुलैरिटी को बचाने के लिए ये डिसीजन जो है वो हमारी जो शख्सियात है वो नहीं लेती हैं। अच्छा जी, बाइनांस की ने टर्की में अपना जो कस्टमर सेंटर जो है वो ओपन किया है, क्योंकि हर 10 में से, हर 100 में से 7 यूज़र टर्की की तरफ से है। तो टर्की में अच्छा खासा इनका सेटअप है। मेरी भी बड़ी देर की ख्वाहिश है कि हुकूमत पाकिस्तान भी इस तरह की जो टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनको फैसिलिटेट करें, उनको कहें कि आएँ हमारे मुल्क में, आप हेड क्वार्टर्स ओपन करें। यहाँ पे अगर वो हेड क्वार्टर्स ओपन करेंगे तो ना सिर्फ हमारे यहाँ रोजगार मिलेगा लोगों को, बल्कि यहाँ पे जो क्रिप्टो मार्केट में इंगेजमेंट है उसकी इंगेजमेंट सारी की सारी डॉक्यूमेंटेड होगी। हुकूमत पाकिस्तान को पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट को ट्रेस करने, उनसे टैक्स कलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। बड़ी देर का मैं इस हवाले से तगदो कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। काश के जो हमारे हुक्मरान हैं उसको इस मार्केट के हवाले से, ये छोटा सा मुल्क जो मैं आपको बता रहा था, 1.25 लाख की इसकी आबादी है और ये कितना पॉजिटिव है। मैं अब तो दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जो क्रिप्टो मार्केट में पीछे है। जो पीछे है उनकी भी मेजोरिटी ऐसी है जो कि अपना क्रिप्टो प्रोजेक्ट, जो अपनी ब्लॉकचेन वगैरह लॉन्च कर रहे हैं। तो हमारे इस हवाले से मुकम्मल खामोशी है, हमारे कोई शऊर ही नहीं है सियासतदानों को कि ये कितना बड़ा पोटेंशियल है, कितने हमारे मुल्क की मसाइल का सल्यूशन है इस मार्केट के अंदर। अच्छा जी, लास्ट में इस हवाले से एक और न्यूज़ है। दुबई में एक सेंटर इन्होंने, दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर कायम किया। वहाँ पे जब से इन्होंने स्टार्ट किया, मेरा ख्याल है पिछले साल, आज यूँ समझ लें कि 6 माह अभी हुए हैं। 6 माह के अंदर उस सेंटर के अंदर तकरीबन 655 न्यू कंपनीज की रजिस्ट्रेशन हुई है, जो कि ब्लॉकचेन के हवाले से, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के हवाले से किसी ना किसी हवाले से वो लिंक्ड है। और आप देखें ये जो 655 कंपनीज जब काम करेंगी तो दुबई की गवर्नमेंट को, वहाँ की आवाम को, वहाँ की रियासत को रेवेन्यू जनरेट करके देंगी, वहाँ पे रोजगार पैदा करेगी। तो ये वो सारे मसाइल हैं। बड़े अफसोस के साथ मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहता हूँ, अपने दुख का इजहार करता हूँ। ओबियसली जितना दुख मुझे है इतना ही एहसास आप सब पाकिस्तानियों को भी है। खैर, मैं तो पिछले चंद एक बुलेटिन में आपके साथ रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि अगर क्रिप्टो मार्केट, अगर आपके पास कोई MNA MP आता है तो सबसे पहले उससे क्वेश्चन लाजमी करें कि आपको क्रिप्टो मार्केट के हवाले से कुछ शऊर है, अकल है या नहीं है। बेशक आप वो क्रिप्टो के हवाले से कुछ इस तरह का, लेकिन उसको एक बार ये सेंस लाजमी जाएगी कि लोग जो हैं अब थोड़े बदल रहे हैं, उनको पता है कि अपने अपने रेवेन्यू को, अपने पैसे को की उन्होंने खुद कैसे फिक्र करनी है, पैसा जनरेट कैसे करना है। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।